Good evening students, welcome back to Perfection IAS. So today we'll start with a new topic, that is ASEAN, and this is fifth in the row, right? So till far we have done G20, right, with the Global South. Okay, we have done SCO, then we have done Quad, then we have done AUKUS yesterday, and with the AUKUS what we have done, UNFCCC COP 27, that was happened in Egypt, right? So now we'll start with the new topic today, ASEAN. सो एशियन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, कभी ऑर्गेनाइजेशन बनी, इंडिया के पर्सपेक्टिव में एशियन का क्या रोल है, फिर इसके बाद में हम देखेंगे इसी के अंदर ईस्ट एशिया सबमिट हुई, उसका क्या मतलब है, फिर रिकैप से इंडिया का स्टार्टिंग में पहले जुड़ने का जो प्रस्ताव दिया गया, फिर इंडिया ने रिकैप से वापस बैकफुट पे आ गए कि भाई हम लोगों ने डिनाई कर दिया कि वी विल नॉट बी इन द नेशंस टू जॉइन द रिकैप, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन ऑफ दिस grouping ASEAN, specifically when it comes to Indo-Pacific region, or what is the importance of these nations, those who are the member of ASEAN countries, to keep the free trade order in the Indo-Pacific. So we'll look into detail entire these subtopics, राइट. सो आगे बढ़ने से पहले विल स्टार्ट विद बेसिक्स एंड बैकग्राउंड्स. देखिए एशियन का फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, ठीक है. ये कब इसका जो है फॉर्मेशन हुआ, 8 अगस्त 1967 बैंकॉक. इसको एशियन को कई बार बैंकॉक डिक्लेरेशन के भी नाम से जाना जाता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका फॉर्मेशन कब हुआ. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बीपीएससी में एग्जाम्पल अगर पूछें तो 8 अगस्त 1967. कहां पे, बैंकॉक में. और एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज बैंकॉक डिक्लेरेशन. ऑप्शन ए एशियान, ऑप्शन SCO ब्रिक्स, SCO ब्रिक्स, ठीक है. फिर उसके बाद में एक कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन और ऐड कर दीजिए. करेक्ट आंसर क्या होगा, एशियन, ठीक है. अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसका एक मोटो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है. पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था. तो इस एशियन का एक मोटो क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी. एशियन का मोटो क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ठीक है. मेंबर कंट्रीज, जो फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज कौन कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. रिमेंबर, हमेशा ऐसी ग्रुपिंग्स के यूपीएससी में भी देखा गया है, बीपीएससी में भी देखा गया है. एक बार पूछा गया था G7 में कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है. डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीज से रिलेटेड ये मेंबर पूछ लेते हैं. तो आपको एशियन के कौन कौन से मेंबर हैं आपको याद रहना चाहिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड. ये वो कंट्रीज हैं जो कि फाउंडिंग मेंबर्स थे, ठीक है. फिर उसके बाद में हम देखते हैं ये जो ब्रुनेई है, दारुसलाम 1984 में ऐड हुआ. फिर ये 1995 में ऐड हुआ. वियतनाम, लाओ, पीडीआर, म्यांमार 1997 में, कंबोडिया 99 में ज्वाइंट द एशियन लेटर. एशियन का सेक्रेटरीट कहाँ है, इसका हेड ऑफिस जिसको कहते हैं, जहाँ से सारा इसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क या आगे की प्लानिंग, आगे की मीटिंग क्या होगी, उसका एजेंडा क्या होगा, सारा सब कुछ कहाँ चलता है, एशियन का सेक्रेटरीट है इंडोनेशिया, जकार्ता में. जैसे कि, और एक ये थोड़ा सा आप देख लेना, प्रीवियस में स्लाइड में मैंने आपको बताया, कंट्रीज की जो लोकेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है. जैसे ये लाओस हो गया, ये थाईलैंड हो गया, ये कंबोडिया हो गया, फिर ये इधर वाला वियतनाम हो गया, ये मलेशिया हो गया, ये थाईलैंड हो गया, ठीक है, ये इंडोनेशिया हो गया, ये सिंगापुर हो गया, ये दारुसलाम ब्रुनेई हो गया,
ये फिलीपींस हो गया, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी याद रखनी चाहिए। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आपको आंसर करने में बहुत मदद मिलती है उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद में इवोल्यूशन ऑफ एशियन, एशियन की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों एशियन की ज़रूरत पड़ी। दुनिया में ऑलरेडी इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि देखो मैंने आपको बताया था एक क्लास में कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब ख़त्म हुआ और वर्ल्ड वॉर सेकंड जब ख़त्म हुआ तो इन दोनों के बाद में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आए थे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड जब ख़त्म हुआ था तो उसके बाद में ब्रिटेन की हेजेमनी और टोटली कोलैप्स हो गई थी। यूएस और यूएसएसआर उसके बाद में जो थे वो इमर्ज होके एक वर्ल्ड पावर के रूप में आए। फिर उसके बाद में जब इन दोनों की कोल्ड वॉर चलना स्टार्ट हुआ तो पूरी दुनिया को लगा कि भाई इन दोनों के पोल्स के बीच में हम कहीं उलझ के ना रह जाएं। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने यूएस ब्लॉकेड का साथ दिया, कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने रशियन ब्लॉकेड का साथ दिया, और कुछ कंट्री इंडिया जैसे थे जिन्होंने अपनी खुद के एक जो है एक प्लेटफॉर्म बना लिया जिसको नाम कहते थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, राइट। लेकिन जब इस तरह के भी प्लेटफॉर्म बने उसके बाद में इन लोगों को लगा कि हम जिस जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं वहाँ भी आपस में नेबरहुड अगर फर्स्ट रहेगा तो वी हैव अ मोर पावर इन अवर वॉइस टू बार्गेन विद द वर्ल्ड पावर्स। जब आपस की आसपास के कंट्रीज जब जुड़ के अच्छे से रहेंगे तो एक आपकी जो आवाज़ होगी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे सुनी जाएगी। और अगर आपस में ही लड़ के रहोगे जैसे मिडिल ईस्ट में होता रहा, सीरिया में देखो आप क्या हो रहा है, तो फिर आपकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसका लोग फ़ायदा उठाएंगे। अगर किसी भी कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है तो उस कंट्री की जो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से उसके ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज होते हैं उन पे हमेशा दुनिया की हिस्ट्री में देखा गया है कि लोग फ़ायदा उठाते हैं या वर्ल्ड पावर फ़ायदा उठाती है। तो ऐसे एशियन का क्या 1967 में इट वाज एस्टेब्लिश विद साइनिंग द एशियन डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन बाय इट्स फाउंडिंग फादर्स, ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन किसको बोलते हैं, एशियन को। फाउंडिंग फादर्स कंट्रीज मैंने आपको बताया था। फिर 1990s में मेंबरशिप डबल्ड हो गई, ठीक है। फिर वियतनाम वॉर जब एंड हुआ इन 1975, कोल्ड वॉर इन 1991। आपको किसी दिन ये वॉर्स जो है इंपॉर्टेंट वॉर, इनके ऊपर भी एक क्लास ले लेंगे अपन। आपको पता चलेगा कि कैसे वियतनाम वॉर में यूएस का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। उसके बाद अफगानिस्तान वॉर आपने देखा होगा अभी तक जो चलता आ रहा था, उसके बाद जो तालिबानी गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया है वहाँ की सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहले तो फिर भी डेमोक्रेटिक थी गवर्नमेंट, बट अब तो तालिबान ही सर्वा है वहाँ का। तो इन सब पे भी एक दिन अपन क्लास करेंगे। तो वियतनाम वॉर 1975 और कोल्ड वॉर जब 1991 में ऐड हुआ तो इन लोगों को लगा कि यार अब जो है इंडिया को भी समझ में आ गया था तब तक कि हम लोगों को, जो आपको याद होगा कि 90s के ही दशक में हम लोगों ने जो है लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई थी, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुआ और उसके बाद जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, और जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 के आसपास, उसका कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है कि कोल्ड वॉर इस तारीख को स्टार्ट हुआ या इस तारीख को खत्म हुआ, तो उसके बाद इंडिया को ये रियलाइज़ हुआ कि अब जो है आने वाले टाइम में चाइना जो है वो एक मेजर थ्रेट बन सकता है इंडिया के लिए। और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो 90s के दशक तक लमसम इंडिया के आसपास ही था, लेकिन 90s के बाद से चाइना ने ग्रो होना स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद इंडिया को भी लगा कि इस तरह की जो ग्रुपिंग्स हैं इनका साथ हमको देना चाहिए, क्योंकि रीजनल पीस और स्टेबिलिटी, जब तक रीजन में पीस नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और आपस में जब इंडिया इन कंट्रीज के साथ अच्छी पॉलिसी रखेगा तो चाइना को या जो चाइना की हेजिमनी है उसको काउंटर करने के लिए हमको ये बैलेंसिंग व्हील के जैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से इंडिया के लिए भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रही हैं। इन 1995 द मेंबर साइंड अ डील टू क्रिएट ए न्यूक्लियर फ्री जोन इन द साउथ ईस्ट एशिया। आपस में सारी कंट्रीज ने बोला कि भाई हमें जो है एक न्यूक्लियर फ्री जोन चाहिए, क्योंकि अगर डर का माहौल पैदा होगा तो इकोनॉमिक ट्रेड अच्छे से नहीं हो पाएंगी, बाकी चीज़ें जो है अच्छे से फ्लरिश नहीं हो पाएगी, सोशो कल्चरल एजुकेशन जो रिलेशन होते हैं वो अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये जो फियर का इन्वायरमेंट है, ये जो एंशियस इन्वायरमेंट है, इसको हटाना होगा। तो इन्होंने एक आपस में बैठ के डिक्लेरेशन में साइन कर दिया कि वी वांट ए न्यूक्लियर फ्री जोन, राइट। फिर उसके बाद में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम देखते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है
उसका हमेशा एक इंपॉर्टेंट गोल्स और ऑब्जेक्टिव होता है। तो एशियान का गोल एंड ऑब्जेक्टिव, और आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया है कि ये इस तरह के जो गोल्स, विजन, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड जो होते हैं उनको आपको हमेशा अपनी कॉपी में नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि जब भी एग्जाम टाइम में आएगा इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स, बट इफ यू पिक एंड चूज ऑल दोज पॉइंट्स विच हैव यू हैव रिटन इन योर नोट्स, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू क्विकली आपको एकदम याद आ जाएगी सारी चीज़ें। ओके, तो अभी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, ठीक है। तो टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, क्यों बनती है? क्योंकि सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि हमारे आसपास रीजनल पीस और स्टेबिलिटी रहे, हम एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है इंटरफेयर नहीं करें, सामने वाले की टेरिटोरियल सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे जो कल्चरल रिलेशंस हैं वो फ्लरिश हों, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो फ्लरिश हों, ठीक है। आपस के अंदर टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो होता है उसमें एक्सचेंज हो, कोलैबोरेशंस हों बड़ी बड़ी कंपनीज का, फेडरल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आए, एफपीआई आए, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट मोटो होता है वो यही होता है कि भाई इकोनॉमी दोनों की आपस में मिलकर प्रॉस्पेरस कैसे करे, बाकी तो सब चीज़ें अलग हैं, ठीक है। तो इसका क्या है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव? टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वही बात आ गई। सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन थ्रू द जॉइंट एंडेवर्स। सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट कब होता है? जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती या जब तक इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे नहीं होते, सोशल प्रोग्रेस कभी नहीं हो सकती किसी भी कंट्री के साथ, खास करके डिप्लोमेटिक, जब अपन आपस में एक दूसरे कंट्रीज की बात करते हैं। विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज नो स्कोप टू ग्रो सोशली और कल्चरली। गॉट माय पॉइंट? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, हमारा जापान के साथ और इनके साथ हमेशा से अच्छा रिलेशन रहा है। इन्होंने हमको जो है कितना $1 बिलियन लोन दिया, जो हमारा ये बुलेट ट्रेन चल रही है अहमदाबाद से मुंबई तक, राइट। बदले में हम क्या दिया इनको? हमने क्या दिया इनको? हमने ये दिया कि बोध गया के अंदर जो महात्मा बुद्ध है, इनकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं ये उनको डेवलप कर रहे हैं। मतलब हमको इधर से पैसा भी दे रहे हैं, उधर से भी पैसा दे रहे हैं। इनको एक कल्चरल जिसे कहते हैं अपने को या स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी मिलती है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया इंडिया इज़ द प्लेस वेयर महात्मा बुद्ध हैज़ स्पेंट हिज एंटायर लाइफ। तो इनको वो जो कल्चरल कनेक्टिविटी मिलती है उस वजह से ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। गॉट माय पॉइंट? लेकिन क्या सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, क्या सिर्फ कल्चरली ग्रोथ की वजह से या कल्चरल कनेक्टिविटी की वजह से क्या इंडिया के पास इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है? जब साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके बताएं, क्लास के बाद में मैं इसमें अपना ओपिनियन दूंगा, ठीक है। दिस इज डिबेटेबल क्वेश्चन, ठीक है। टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन थ्रू जॉइंट एंडेवर्स, जॉइंट प्रोग्राम इन द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप। मतलब इन द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप, मतलब आपस में एक दूसरे पे स्पिरिट होनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प की और इक्वालिटी की। जैसे गुजरात डॉक्ट्राइन जब बनी थी, उसका मेन मोटो यही था कि हम जो हमारे से छोटे कंट्रीज़ हैं या जो छोटी इकॉनमीज़ हैं उनकी हम हमेशा हेल्प करेंगे। रेसिप्रोसिटी में भले ही वो हमारी मदद कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, लेकिन हम हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रखेंगे और आप नेबर्स को सम्मान देंगे। जब इक्वालिटी की बात करेंगे, आप किसी को जो है इस तरह से फील नहीं होने देंगे कि ही इज़ अवर सबऑर्डिनेट, तो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर कंट्री विल ऑलवेज हेल्प यू बियॉन्ड देयर लिमिट्स। गॉट माई पॉइंट? फिर उसके बाद टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू अबाइडिंग रिस्पेक्ट ऑफ जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ इन द रिलेशनशिप अमंग द कंट्रीज ऑफ द रीजन, एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। भाई यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अकॉर्डिंग जो है रीजनल पीस स्टेबिलिटी की बात करेंगे, रूल एंड लॉ कैसे बना रहे कंट्री के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में रिलेशनशिप ऑफ द एडहेरेंस, कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं इनको अबाइड करते हैं, दैट आर यूनाइटेड नेशंस चार्टर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एशियन सेक्रेटरीट। कहाँ था आपको मैंने बताया था? जकार्ता, इंडोनेशिया में। फिर उसके बाद ये सफ़र कहाँ से कहाँ, पहले कौन कौन से फाउंडिंग कंट्रीज थे, बाद में कैसे ये जो एडिशनल कंट्रीज हैं ब्रुनाई, वियतनाम, लाओ, म्यांमार, कंबोडिया, ये बाद में कैसे ऐड हुए। फिर उसके बाद हमने देखा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है। नाउ अदर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, मतलब एक्टिव कोलैबोरेशन, एक दूसरे को कोलैबोरेट करना है डिफरेंट फील्ड्स में। फिर म्यूचुअल असिस्टेंस, डिप्लोमेटिक हेल्प्स की वजह, डिप्लोमेटिक जो प्लेटफॉर्म है उसकी मदद से म्यूचुअल असिस्ट करना है एक दूसरे को। फिर उसके बाद में द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट क्या हो सकता है? भाई आप हमारे यहाँ जो है
डबल टैरिफ नहीं लगाएं, हम आपके यहाँ डबल टैरिफ नहीं लगाएंगे। आप हमारी चीज़ों पे टैक्स नहीं लगाएं, हम आपकी चीज़ों पे टैक्स नहीं लगाएं। आप हमको वीज़ा नॉर्म्स हमारे लिए इजी रखिए, हम आपके लिए जो है वीज़ा नॉर्म्स इजी रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं किसी भी कंट्री के साथ जो है अच्छा रिलेशनशिप करने के लिए। फिर उसके बाद में कॉमन इंटरेस्ट वही आ गया, इकोनॉमी, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स। बहुत सारी कंट्रीज़ के जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं या बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं या मिलिट्री असिस्टेंस होता है, हम उन कंट्रीज़ के जो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनको हेल्प करते हैं, उनको ट्रेनिंग देने में, ठीक है। फिर उसके अलावा कल्चरल जो एजुकेशनल को एक्टिविटीज़ होती हैं, जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स चलते हैं, मतलब जो गरीब देश हैं उनके बच्चों को हम जो स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। हम उनके यहाँ बच्चे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं, हमारे बच्चे उनकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं, तो इस तरह के कोलैबोरेशंस। दूसरी बात, साइंटिफिक वे में आप कैसे मदद कर सकते हो। जो छोटे कंट्रीज़ हैं एशियन, जो जिनकी लोअर इकोनॉमी है, आप हमारा इसरो की मदद लेके उनकी कंट्री की सैटेलाइट को हम लॉन्चिंग में मदद कर सकते हैं बहुत कम दाम में। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू यूएस, रशिया और चाइना, दे विल चार्ज वेरी हाई। और हम जो है अगर किफ़ायती दाम में इनकी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे या इनकी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, तो ऑब्वियसली रीजन के अंदर पीस स्टेबिलिटी बढ़ेगी, प्लस उनका हमारे प्रति म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा, उनकी जो है हमारे प्रति वफादारी बढ़ेगी, और वो हमारे लिए जो इंडो पैसिफिक में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए विच विल बी वेरी beneficial, right? So then to provide assistance to each other in the form of training, research facilities, डिफरेंट लैब में, भाई DRDO में हेल्प कर रहे हो, इसरो में हेल्प कर रहे हो। फिर उसके बाद हमारी CSIR की लेबोरेटरीज होती हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। तो इस तरह की हमारी जो लेबोरेटरीज होती हैं उनमें हम इनकी मदद करते हैं बहुत, और भी जो हमारी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज होती हैं इनकी हम बहुत सारी चीज़ों में मदद करते हैं। इनको एक्सप्लोरेशन में हम मदद करते हैं कि कौन से यहाँ आपके यहाँ हमारी जो ONGC है वो बहुत सारी कंट्रीज़ को मदद करती है, ठीक है। NTPC मदद करती है। तो इस तरह की जो हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करके उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है टू कोलैबोरेट मोर इफेक्टिवली फॉर द ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, एक्सपेंशन ऑफ देयर ट्रेड, इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रेड। आजकल आपको पता है इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रेड की पूरी दुनिया में वॉरफेयर चल रहा है, तो हम कैसे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो इनके मार्केट में जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और इनके यहाँ कोई अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे इन कंट्रीज़ में राइस बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है, हमारा भी राइस अच्छा होता है, बासमती राइस, बट हम इनसे कैसे ये सीख सकते हैं कि कम वाटर, जो मतलब लेस वाटर एफिशिएंट हम हमारी क्रॉप्स को बनाएं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी जो है फिर कौन से पेस्टिसाइड कैसे हम जो है नो पेस्टिसाइड्स की तरफ जाएं, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो मैन्योर है या जो गोबर से बनी हुई खाद है उसका हम कैसे इस्तेमाल करें, ये जो केमिकल पेस्टिसाइड से जो चीज़ें बनती है उनका इस्तेमाल कैसे कम हो। तो इस तरह की सारी जो जॉइंट रिसर्च एक्सरसाइज होती हैं उनमें हम एक दूसरे की इनकी मदद करते हैं। फिर टू प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, जिसमें बुद्धिज़्म भी आ गया, जैनिज़्म भी आ गया, ठीक है। इनकी स्टडीज़ हमारे यहाँ उनके बच्चे आते हैं, ये सब स्टडीज़ कोर्स करके जाते हैं। हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे JNU, DU, इनमें आप जो है कोर्स कर सकते हो बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म का। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको आपके क्लोज बनाती हैं। गॉट माई पॉइंट। फिर उसके बाद में इसका सबसे इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस क्या है। नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितनी बड़ी इकॉनमी है भाई। इंडिया का कमेंट सेक्शन में मैंने आपको कई बार क्लास में बताया है, ये इंडिया की GDP कितनी ट्रिलियन डॉलर के आसपास है अभी, और चाइना की कितनी है और US की कितनी है। सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इंडिया की GDP कितना ट्रिलियन डॉलर है और चाइना की कितनी है, और इंडिया कौन से नंबर पे है GDP में, ठीक है। फिर उसके बाद हम सिग्निफिकेंस देखेंगे। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, लार्जर देन यूरोपियन यूनियन एंड द नॉर्थ अमेरिकन। मतलब ये थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है भैया। एशियन जो है इसकी इम्पोर्टेंस सबको पता है, चाहे US हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो।
क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ये प्ले करते हैं बहुत ही मेजर रोल इन द कनेक्टिविटी ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, लार्जर देन यूरोपियन यूनियन एंड नॉर्थ अमेरिकन। इट इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, थर्ड इन द एशिया, मतलब छठी लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये एशियन कंट्रीज को अगर सारों को मिला लें, और तीसरी इन द थर्ड इन द एशिया। फर्स्ट एशिया में चाइना हो गया, सेकंड इंडिया हो गया, और थर्ड इन कंट्रीज हो गई। फिर फ्री ट्रेड FTAs, मतलब इन 10 एशियन कंट्रीज ने मिलके एक FTA बनाया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। किन कंट्रीज के साथ? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये याद रखना है। FTA पार्टनर्स कितने थे? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। फोर्थ मोस्ट पॉपुलस इन्वेस्टमेंट ग्लोबली, मतलब ये जो सारे कंट्रीज FTA अगर ये मिल जाएं सारे, और ये 10 एशियन, तो पूरी दुनिया का चौथा जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर कहीं से आएगा तो वो इन कंट्रीज से आएगा। फिर उसके बाद में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे की सॉवरेनिटी की इनको जो है रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है डिस्टर्बेंस नहीं करना है। दूसरी बात जो है, आपको जो कुछ डिस्प्यूट्स अगर हैं भी तो उनको पीसफुल मैनर में आपको जो सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे इन्होंने 1995 में क्या तय कर लिया था कि हमको इस एशियान को न्यूक्लियर फ्री जोन रखना है। क्या रखना है? न्यूक्लियर फ्री जोन रखना है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में इस तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अपना ले, तो उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डेमोक्रेटिक थिंकिंग की ऑर्गेनाइजेशन होगी, इजंट इट? तो वन बाय वन हम एक एक पॉइंट को अब देख लेते हैं। म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, इक्वलिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल नेशंस। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हर कंट्री अपनी आइडेंटिटी को चाहता है कि उसकी पहचान हो, उसकी एक रेस्पेक्ट हो वर्ल्ड एरिना के अंदर, उसके साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राइट ऑफ एवरी स्टेट टू लीड्स नेशनल एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड सबवर्शन ऑफ द, और कोई रीजन, मतलब कोई भी कंट्री ये नहीं चाहता कि बाहर का कोई कंट्री उसके इंटरनल अफेयर्स के अंदर डिस्टर्बेंस करे। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ वन अनदर, सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस बाय द पीसफुल मैनर, कि अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाए तो उसको पीसफुली हम लोग जो है सेटल करें। फिर उसके बाद रिनंसिएशन ऑफ द थ्रेट और यूज ऑफ द फोर्स, इफेक्टिव कोऑपरेशन अमंग देम। फिर एशियन +3 बना। द कंसल्टेटिव ग्रुप इनिशिएटेड इन 1997 ब्रिंग्स टुगेदर एशियन 10 मेंबर्स प्लस दीज 3। कौन कौन? चाइना, जापान और साउथ कोरिया। ये क्या बने? एशियन +3। एशियन में 10 मेंबर ये हो गए, +3 ये मेंबर हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिया और एशियन क्या है, कि इंडिया अपने आप को इस वर्ल्ड एरिना के अंदर एशियन के साथ इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, इंडिया अपने आप को कहाँ देखता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंडिया ने रिकैप से जो है वापस बैकफुट पे हम लोग क्यों आ गए, कि क्यों हमको ये लगा कि रिकैप इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियन economy, and that will help directly or indirectly to the China only, right? It can capture or it can seize the entire Indian market, and रिकैप को हम ज्वाइन करते हैं तो आपको आगे पता चलेगा सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो हमारी MSME इंडस्ट्री को होता, जो छोटे व्यापार करते हैं या जो छोटे लोग अपना धंधा करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी का गुजारा करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता। ठीक है, तो दीज थिंग्स में लुक स्मॉल व्हेन यू रीड इन द क्लास, बट यू गेट टू नो इनका कितना लार्ज इम्पैक्ट होता है इंडियन सोसाइटी के ऊपर, ये छोटे छोटे डिसीजंस का। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं इंडियन एंड एशियन। इंडिया फोकस ऑन स्ट्रेंथन द मल्टीफेसेटेड रिलेशनशिप विद एशियन इन आउटकम ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमी सिनेरियो सिंस अर्ली 90s, इंडियाज ओन मार्च टुवर्ड्स इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड फॉर द इकोनॉमिक स्पेस। ये आपको ऑलरेडी पता है इंडिया ने कैसे 90s के दशक में LPG रिफॉर्म्स लेके आए थे। हम खुद चाहते थे कि भाई अब जो है इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी था 90s तक, फिर इंडिया को समझ में आ गया कि भाई अब तो कुछ ही दिन का जो है हमारे पास जो है रिजर्व बचा हुआ है, अगर अब ख़त्म तो फिर इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। फिर हमने पूरी दुनिया के लिए हमारे इकोनॉमिक डोर्स खोल दिए। इसको कौन लेके आया था? उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह।
ठीक है, उस टाइम पे मेजर रिफॉर्म हुआ था जिसने आज इंडियन पूरा इकोनॉमी को बदल के रख दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद हमने लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आए, नरसिम्हा राव साहब उस वक्त प्रधानमंत्री थे। फिर उसके बाद 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई कि सिर्फ अब देखेंगे नहीं, अब एक्ट भी करना है ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स कि कैसे इंडिया ने एशियन की तरफ एक एरा वाइज जो है इनका एक शिफ्ट रहा है एशियन कंट्रीज की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं इंडियाज रिलेशनशिप विद एशिया हैज एमर्ज्ड अ की कॉर्नरस्टोन ऑफ द आवर फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। कहां से चेंज हुआ, 90s से। ये तीनों पॉइंट आप लिख सकते हो आंसर के अंदर। ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट दिखाता है एशियन की तरफ कि कैसे इंडिया का शिफ्ट हुआ, ठीक है। द रिलेशनशिप हैज इवॉल्व्ड इन द लुक ईस्ट पॉलिसी इनिशिएटेड इन 90s एंड विच लेड टू इंडिया बिकेम ए सेक्टोरियल पार्टनर। कैसे सेक्टोरियल पार्टनर से 1992 के बाद में डायलॉग पार्टनर बना 1996 में। तो ये पूरा एक तरह से मेजर शिफ्ट दिखाता है। फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में आ गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा इंडिया का एक सेपरेट मिशन भी है ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं जकार्ता में जिनका हेडक्वार्टर है अभी, और इंडिया और एशियन ने ऑलरेडी अभी तक 25 सालों की इनकी डायलॉग पार्टनरशिप हो चुकी है, ठीक है। 15 years ऑफ सबमिट लेवल इंटरेक्शन एंड 5 year ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एशियन, मतलब 25 years ऑफ डायलॉग पार्टनरशिप मायने रखता है दोस्तों। फिर उसके बाद 15 years ऑफ सबमिट लेवल, हर साल जो सबमिट्स होते हैं। फिर उसके बाद 5 years ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजी पे जब बात करते हैं कि डिफेंस के मामले में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, इकोनॉमी को रिवाइव करने के मामले में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, जब कोविड आया था तब क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे हमने वैक्सीन्स दी थी, कैसे हमने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स उन लोगों से मंगवाए थे, लोगों को दिए भी, कैसे हम लोगों ने जो है सैनिटाइज़र हमने कितनी सारी कंट्रीज़ को जो है फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स जो इंपॉर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इस तरह से हमारा तीनों स्तर के ऊपर डायलॉग, समिट और स्ट्रेटेजिक। और पॉलिसी कहां से स्टार्ट हुई, सेक्टोरल सफर कहां से तय किया, सेक्टोरल से डायलॉग पार्टनर तक हम लोग जो हैं वो आए हैं इनके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन की हम बात करेंगे। एशियन इज द 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, मतलब इंडिया जो है वो एशियन के साथ 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भैया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इंडिया की सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री के साथ ट्रेड होता है, नंबर 1, दूसरे नंबर पे किसके साथ होता है, तीसरे पे किसके साथ होता है, ठीक है। चौथा तो आपको मैंने बता ही दिया कि इंडिया की इन 10 कंट्रीज़ के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है। आपको फाइंड आउट ये करना है, या होमवर्क है आपके लिए, कि पहली ट्रेड इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया की ट्रेड क्या कौन सी कंट्री के साथ होती है। एक क्वेश्चन इसमें और ऐड करना है, इंडिया का कौन सी कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिशिएट है। एक क्वेश्चन इसी में और ऐड कर लें, पहला ये हो गया, दूसरा कौन सी कंट्री के साथ ट्रेड डेफिशिएंट है, और ऐसे कौन से चुनिंदा कंट्री हैं जिनका इंडिया के साथ ट्रेड सरप्लस है, मतलब इंडिया वहां ट्रेड करके इंडिया बेनिफिशियल में है, मतलब इंडिया जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है उन पर्टिकुलर कंट्री से, ठीक है। ट्रेड डेफिशिएंट की बात कर ली, फिर अब ट्रेड सरप्लस की बात कर ली। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सर्च करने से आपको ये भी पता चलेगा कि ट्रेड सरप्लस किसको कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट किसको कहते हैं, और आपका करंट अफेयर ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा इकोनॉमिक सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। फिर उसके बाद में इंडियाज ट्रेड विद एशियन स्टैंड्स अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ इंडियाज ओवरऑल ट्रेड, मतलब एशियन के साथ 6% ओवरऑल ट्रेड, पूरी दुनिया में जितनी ट्रेड होती है 100% में से 6% ट्रेड इनके साथ होती है। इंडियाज एक्सपोर्ट टू एशियन स्टैंड 28% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स, जितना भी हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसका 28% इन लोगों को करते हैं, ठीक है। मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू द रीजन, सबसे ज़्यादा मेजर एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, शिप्स को बेचते हैं, बोट्स को बेचते हैं, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल और मीट,
ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट क्या करते हैं हम इन लोगों से? टेलीकॉम इक्विपमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक मशीनरी इक्विपमेंट करते हैं, मिनरल फ्यूल करते हैं, मिनरल ऑयल यहाँ से मंगवाते हैं, एनिमल और वेजिटेबल फैट ऑयल्स मंगवाते हैं। सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल तो ऑब्वियसली हम लोग एशियन कंट्री से ही मंगवाते हैं। क्यों? क्योंकि पाम ऑयल जो पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा होता है वो एशियन कंट्रीज़ में ही होता है। और इंडिया पूरी दुनिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर बन चुका है अभी पाम ऑयल का। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी आया था 2021 के अंदर कि पाम ऑयल, भारत सबसे ज़्यादा पाम ऑयल कौन से देश से लेता है। ठीक है, तो ये 2021 का भी क्वेश्चन है यूपीएससी का। तो इसमें आपको समझ में भी आ गया एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं उन लोगों से, मीट वीट, शिप्स, बोट वगैरह ये। फिर उन लोगों को इंपोर्ट क्या करते हैं उन लोगों के यहाँ से? इलेक्ट्रिक मशीनरी, मिनरल्स, ऑयल्स और एनिमल और वेजिटेबल के फैट ऑयल्स। फिर उसके बाद में सोशो कल्चरल कोऑपरेशन। ठीक है, कल्चरल कोऑपरेशन मैंने बता दिया, स्टडीज़ के मामले में, या और भी जो ड्रामेटिक्स होती हैं, या फिर हमारा बॉलीवुड, आजकल बॉलीवुड हो गया, योगा हो गया। ठीक है, ये सब हम इसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी के रूप में काम में लेते हैं, या इसको बोलते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है दोस्तों? एक तो होती है ट्रैक वन, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सिर्फ बात करते हैं, उस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री, या उस देश का विदेश मंत्री, हमारे देश का विदेश मंत्री, या फिर हमारे डिप्लोमेट और इनके डिप्लोमेट। ट्रैक टू डिप्लोमेसी उसको कहते हैं जब ये जो ट्रैक वन वाले हैं, इनके अलावा जो दूसरे एक्टर्स होते हैं, ये जब संबंध अच्छे बनाने की उस कंट्रीज के साथ कोशिश करते हैं या हेल्प करते हैं, उस डिप्लोमेसी को बोलते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ठीक है, या आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि भारत के किसी दूसरे देश के साथ जब संबंध कभी खराब हो जाते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे, तो हमेशा इंडिया जो है सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है। जैसे हमारी मूवीज़ जो हैं वहाँ बहुत उन देशों में देखी जाती हैं, उनकी मूवीज़ हमारे यहाँ देखते हैं। हमारे यहाँ जो आजकल बच्चे हैं वो कोरियन ड्रामा वरामा कितनी सारी सब चीज़ें देखते हैं। तो ऐसे ही आपके प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहे हैं, आप उनके मार्केट बने हुए हो और वो हमारे मार्केट बने हुए हैं। तो इस तरह से ये एक जो है इंटरडिपेंडेंसी बनी हुई रहती है। ठीक है, और इसी इंटरऑपरेबिलिटी के ऊपर पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं वो काम करते हैं। फिर फंड्स वगैरह कहाँ से आते हैं इनके पास? फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से आता है? बीन प्रोवाइडेड कंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग फंड्स। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलती है तो उसमें चाय पानी का खर्चा कहाँ से आता है? भैया जब भी मिलेंगे तो चाय समोसा बैठ के खाएंगे ना, मीटिंग में चर्चा जब होती है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेज हैं, उनका बिजली का बिल कौन दे रहा है? जो खर्चा हो रहा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वहाँ पे बैठे हैं एम्प्लॉयज़ जो रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आता है? तो ये सारी हम आगे देखते हैं। एशियन इंडिया कोऑपरेशन फंड से पैसा मिलता है, एशियन इंडियन साइंस एंड डेवलपमेंट फंड से पैसा मिलता है, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च होती है, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिल ये फंड करती है। फिर एशियन इंडियन ग्रीन फंड उनको करता है। फिर दिल्ली डिक्लेरेशन टू आइडेंटिफाई द कोऑपरेशन इन द मारटाइम डोमेन इज द की एरिया ऑफ कोऑपरेशन अंडर द एशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, ये जो मारटाइम डोमेन होता है वो की कोऑपरेशन रहेगा इस एशियन के साथ। तो दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर द दिल्ली डिक्लेरेशन। फिर उसके बाद दिल्ली डायलॉग एनुअल ट्रैक 1.5 इवेंट डिस्कसिंग द पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इश्यूज बिटवीन एशियन, कि कैसे जो है डेमोक्रेसी बरकरार रहे और इकोनॉमिक स्टेबल रहे। जैसे म्यांमार वगैरह में जो क्या है कि सत्ता परिवर्तन होता रहता है, यहाँ पे मिलिट्री कूच कर लेती है। तो भैया अगर म्यांमार में इंटरनल सिक्योरिटी खराब रहेगी तो हो सकता है म्यांमार के लोग उठ के जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों के अंदर आके बसना स्टार्ट हो जाएं। तो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी किसी भी देश में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा मणिपुर वाला क्लैश चल रहा है। अब मणिपुर में अभी 2-3 दिन से न्यूज़ आ रही है कि म्यांमार के बहुत सारे लोग जो हैं वो आके बस रहे हैं वहाँ पे। तो हमेशा जब भी युद्ध होता है या कभी भी वॉर होता है, जैसे अभी देखा होगा रशिया यूक्रेन के वॉर में भी यूक्रेनियन बेचारे जो है छोड़ छोड़ के अपना देश जा रहे हैं, कोई पोलैंड में बस रहा है, कोई कहाँ बस रहा है, कोई कहाँ बस रहा है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे एशियन इंडिया सेंटर। ठीक है, ये बहुत सारे जो सेंटर्स बने हुए टू अंडरटेक द पॉलिसी ऑफ रिसर्च एडवोकेसी नेटवर्किंग एक्टिविटीज़, कैसे आपस में थिंक टैंक्स हैं। जैसे इंडिया में भी कुछ थिंक टैंक्स हैं जो कि इन चीज़ों के लिए काम करते हैं, जैसे ORF है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद में CSDS है। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया फाउंडेशन है, विवेकानंदा फाउंडेशन है।
इस तरह की थिंक टैंक पॉलिसीज़, जैसे हमारे यहाँ ORF जो है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, आप कभी ORF की वेबसाइट जाना, जो भारत में राइसेन और डायलॉग होता है ना, वो यही ऑर्गेनाइजेशन करवाती है ORF, उसके हेड हैं भी समीन सारन, ठीक है। तो ये थिंक टैंक पॉलिसी होते क्या है, बेसिकली रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स या और जो समाज के बुद्धिजीवी लोग होते हैं, ये बैठ के जो है इस एक तरह की गाइडलाइंस तैयार करते हैं, सरकार को एडवाइस देते हैं, नीति आयोग को एडवाइस देते हैं, फिर इनकी जो इंपॉर्टेंट एडवाइसेस होती है सरकार उन्हीं पे काम करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंक टैंक लोग होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पिछले अपने कार्यकाल में 20-30 साल में इंडिया को सर्व किया हुआ होता है, ठीक है। तो उसी तरह की बात है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी की मैं बात कर ही दी है कि कैसे जो है इंडो पैसिफिक जो ये रीजन है इसके अंदर ग्रोथ भी बनी रहे और ग्रोथ के साथ साथ सिक्योरिटी भी बनी रहे। और हमेशा ग्रोथ जब होती है तो सिक्योरिटी होती है, अगर ग्रोथ नहीं होती है, पुअर्टी होती है, वनरेबिलिटी बढ़ती है, इनसिक्योरिटी बढ़ती है, टॉलरेंस कम होता है, तो ऑटोमेटिक जो है सिक्योरिटी जो थ्रेटिंग जो वैल्यू या पैरामीटर होता है उसका सिक्योरिटी का, वो हाई हो जाता है। अफगानिस्तान में यही हुआ, ना ग्रोथ है, ना डेवलपमेंट है, ना पैसा है, इसीलिए हर लोग आदमी ने बंदूक उठा ली, बंदूक के दम पे वहाँ सारा सिस्टम चल रहा है। तो इसीलिए पीस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, इकोनॉमी, यही सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी देश को जज करने के लिए कि वो कितना पीसफुल या कितना स्टेबल है। फिर उसके बाद इन लोगों के साथ कैसी हमारी जो है वो कनेक्टिविटी है, ठीक है, कैसे कैसे हम कालदान ट्राइलेटरल हाईवे या मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, थाईलैंड में हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है, म्यांमार में हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है, इन कंट्रीज़ के साथ कितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, सी ट्रेड्स इनके साथ हमारे कैसे हैं, ठीक है, और बाकी जैसे साइंस एंड टेक ट्रेड कैसे है, तो ये सारी चीज़ें, रोड कनेक्टिविटी कैसी है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो इसमें मोटा मोटी बात यही है कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे टू कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम इज ऑल्सो अंडर कंसिडरेशन। मतलब इंडिया म्यांमार और थाईलैंड के साथ तो कर रहा है, लेकिन इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे एंड कालदान मल्टी प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो ये जितना इन्वेस्टमेंट आप इन कंट्रीज़ के साथ करोगे तो आपका नॉर्थ ईस्ट इनके साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी और आप सीधा बाय रोड जो है इन कंट्रीज़ के साथ जा सकते हो। तो ऑब्वियसली आपके व्हीकल्स मूव करेंगे। ये भी चाइना के लिए एक थ्रेटनिंग पैरामीटर है कि अब तो भाई अगर इंडिया इन लोगों के साथ अगर पहुंच गया तो इंडिया की तो कनेक्टिविटी जो है या इंडिया की जो पहुंच है वो तो सीधा साउथ चाइना सी तक हो जाएगी। तो ये भी एक, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया जो है वो क्वाड का मेंबर है, ठीक है। फिर चाइना को एक तरफ से क्वाड ने घेरा हुआ है, फिर ऑकस बन गया, तो इनसे भी ये लोग डरे हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए अभी एग्रेसिव रूप से काम कर रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन एग्रीकल्चर वी आर कोऑपरेटिंग विद एशियन बाय वे प्रोजेक्ट्स एट एक्सचेंज फार्मर्स। भाई उनके किसानों को हम लोग यहाँ बुलाएं, हम दिखाएं हमारी खेती कैसे हो रही है। उनके यहाँ जो किसान हैं, जैसे ये इंडिया नेशनल लेवल पे भी चलता है, हरियाणा के पंजाब के किसान साउथ में जाते हैं, चावल की खेती देख के आते हैं, और ये लोग जो साउथ वाले हैं ये भी हमारे यहाँ आते हैं, देख के जाते हैं कि कैसे जो है हमारे यहाँ खेती होती है। फिर ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री है वो ये प्रोग्राम कंडक्ट करवाती है सरकारी स्तर पर, और राज्य सरकार में भी जो उनका जो मंत्रालय होता है पर्टिकुलर, वो ये प्रोग्राम्स डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सरकारें हमेशा करवाती रहती हैं, जिससे कि फार्मर्स का आपस के अंदर जो है, क्योंकि फार्मर्स का सबसे बड़ा रोल है, प्राइमरी सेक्टर तो फार्मर्स ही हैं भाई। प्राइमरी सेक्टर जब ग्रो करेगा तभी तो सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा, और जब प्राइमरी और सेकेंडरी जब दोनों मिलकर ग्रो करेंगे तो टर्शरी ऑटोमेटिक करेगा। भाई जब कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगा, कोई रिसोर्स ही नहीं होगा, तो पहली बात तो प्रोडक्शन नहीं होगा, रिसोर्स ही नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, और जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो सर्विस किस चीज़ की दोगे। तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इज़ वे मोर इंपॉर्टेंट देन टर्शरी सेक्टर। कहने का मतलब है तीनों सेक्टर दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एक्सचेंज होता है, फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एक्सचेंज हो गया, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू कोऑपरेटिव्स, ट्रेनिंग कोर्स ऑन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ट्रेनिंग कोर्स देते हैं। इन लोग को हम जीआई टैग बता रहे हैं कि हम कैसे जीआई टैग दे रहे हैं भैया हमारी चीज़ों को। कोई हमारी जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ है, कल्डमन, वो जो कंडमल हल्दी होती है ना, ठीक है, और जैसे एक वो आजकल चल रहा है सैफरन, रसगुल्ला,
या कोई किसी स्टेट का पर्टिकुलर आम एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, तो इनका एक जीआई टैग होता है कि ये यहाँ की फेमस है, ये यहाँ की फेमस है। तो इन लोगों को भी हम सिखाएं कि आपका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है कंट्री का, उसमें आप भी आइडेंटिफाई करो कि कौन सी जगह की कौन सी चीज़ जो है पर्टिकुलरली फेमस है, और उस हिसाब से जो है उन चीज़ों को आप ग्रो करो। ठीक है, तो ये सारा सब चीज़ें थी। फिर साइंस एंड टेक की फील्ड में वी हैव द प्रोजेक्ट सच एज एशियन इंडिया डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, एशियन इंडिया वर्चुअल असिस्टेंस, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग, बायो माइनिंग, बायो रेमिडिशन। दूसरी बात, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ग्रो करें। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो रुपए कार्ड है, यूपीआई कार्ड है, या जो हमारी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो इन कंट्रीज़ के साथ कैसे हम ट्रेड कर सकें, या कैसे उस अपने जो हमारा यूपीआई है या हमारा जो रुपए कार्ड है उसको हम कैसे ग्लोबली एक्सेप्टेंस दिला पाएँ। प्लस हम लोग हमारी करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम पे। आपको बताया था मैंने, इंडिया जो है बहुत तेज़ी से डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। हम भी चाहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी इंडियन करेंसी की जो है एक वैल्यू हो। तो ये सारी चीज़ें मिलके ऐसी एक प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस करते हैं। तो आपको एक आइडिया हो गया मोटा मोटी कि एशियान का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इंडिया इसमें अपने आप को कहाँ देखता है, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको एक मोटा मोटा इसमें अंदाजा हो गया। फिर दिल्ली डायलॉग मैं आपको बताया कि जो दिल्ली डायलॉग इज ए प्रीमियर एनुअल ट्रैक 1.5 2009 में चालू हुआ था। पॉलिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड एशियन। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके 9 एडिशंस हो चुके हैं अभी तक दिल्ली डायलॉग वाले के। ठीक है, एंड हैव बीन हेल्ड सो फार इन न्यू दिल्ली। इट हैज़ इवॉल्व्ड a premier event for taking stock of global geopolitical movement and their impact on Asian। मतलब ये एक global geopolitical movement अब चल चुका है और इसका impact दिखेगा एशियन इंडिया रिलेशंस में, और ताकि ये रिकमेंड कर सकें फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ देयर लैंडमार्क रिलेशनशिप कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में हम दोनों के रिलेशनशिप कैसे होंगे। इट इज़ टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री ओपन डायलॉग अमंग ऑल ईस्ट एशियन पार्टनर्स ऑन द वेरियस इश्यूज ऑफ द मारटाइम सिक्योरिटी। कौन कौन से इश्यूज पे? मारटाइम सिक्योरिटी पे, कॉपरेशन पे, और चैलेंजेस क्या क्या हैं मारटाइम डोमेन में और कोऑपरेटिव मैनर में। मतलब क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में बन रहे हैं, वो सारा इसमें हम जो है देखेंगे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ईस्ट एशिया समिट क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे ईस्ट एशिया समिट क्या होती है। ठीक है, फिर रिकैप के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड। राइट, अब अगला टॉपिक देखते हैं। इसी के अंदर सब टॉपिक जो है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट 14 दिसंबर 2005 को बना। ठीक है, 14 दिसंबर 2005 ये एक डाटा है एक तरह से, इसको आप याद रखना। फिर उसके बाद में ये एक लीडर लेड फॉर्म है। इसके अंदर पूरे दुनिया भर के जो लीडर्स हैं, मतलब इंडिया की तरफ से लीडर्स, उन जो सामने वाले कंट्रीज हैं उनकी तरफ से लीडर। ठीक है, किस चीज़ों पे बात करेंगे? उस कंट्री की पॉलिटिकल सिक्योरिटी पे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी के ऊपर। तो इस तरह के तमाम मुद्दों के ऊपर ये जो ईस्ट एशिया समिट में कुछ लोग जुड़े हुए हैं वो चर्चा करते हैं। बनी कब? 14 दिसंबर 2005 में। और इंडिया जब ये ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी उसमें तब से स्टार्टिंग से था। तो अभी इसमें मेंबर कौन कौन से हैं? इसमें टोटल 18 मेंबर हैं। 10 तो एशियान में जो है ही हैं, फिर उसके अलावा कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया। तो टोटल ईस्ट एशिया समिट में 18 मेंबर हैं। और ये जो 18 मेंबर हैं ये भैया दुनिया की 54% वर्ल्ड पॉपुलेशन है। मतलब इन 18 देशों को अगर देखा जाए तो ये दुनिया की 54% जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और 58% ये सारे लोग मिलके पूरी दुनिया की ग्लोबल जीडीपी है। मतलब ये सारे कंट्रीज अगर मिल जाएं तो इनकी टोटल जीडीपी वो पूरी दुनिया की 58% है, और ये सारे कंट्री मिल जाएं तो 54% इनकी पॉपुलेशन है। तो आप उस लिहाज से ये देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये जो है ब्लॉक है पूरी दुनिया में। ये खास करके साउथ ईस्ट एशिया की जब हम बात करें या ईस्ट एशिया समिट की इस पर्सपेक्टिव में जब हम बात कर रहे हैं तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द अदर वर्ल्ड पावर्स ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू चाइना, यूएस और रशिया और द मेजर पावर्स विच आर इन यूरोपियन कंट्रीज जस्ट लाइक फ्रांस, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, ठीक है, जर्मनी. So they are very important with them, for them also, right? So this is the whole thing for the East Asia Summit. फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली जो 14th ईस्ट एशिया समिट हुई थी वो बैंकॉक में हुई थी, थाईलैंड, इन द नवंबर
टू 2019, ये रिसेंटली जो हुई थी वो थी। फिर उसके बाद एशियन एंड रीकैप, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस प्लस रीकैप का क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये क्या चीज है और क्यों इसमें इंडिया जो है वो बाद में इंडिया ने अपने आप को वापस बैक स्टेप ले लिया था इस ऑर्गेनाइजेशन से। तो देखो ये एक तरह से रीकैप क्या है कि इन देशों के साथ 6 FTAs मिल गए थे, 6 ट्रेडिंग पार्टनर, जैसे मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये सारे लोग मिलके इन्होंने ये किया कि हम अपने आप की अपनी जो कंट्रीज़ हैं आपस में, इन लोगों के एक मार्केट को हम आपस के लिए फ्री बना देते हैं, फ्री ट्रेड, कि एक दूसरे के ऊपर कोई टैक्स नहीं डालेगा और एक दूसरे के प्रोडक्ट को कोई जो है मना नहीं करेगा। लेकिन इंडिया इसमें नुकसान में था क्योंकि चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सस्ते हैं, और अगर ये इस पैक्ट को हम साइन कर देते फिर कल को हम मना नहीं कर पाते किसी भी कंट्री को हमारे यहाँ ट्रेड करने के साथ या किसी चीज़ पे टैक्स लगा पाते, और चाइना पूरा मार्केट हमारा भर देता, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है पूरी तबाह हो जाती, हमारे जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं या MSMEs हैं सारी बर्बाद हो जाती। इस वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में नुकसान होता, हमारे किसान जो हैं जो गोभी उगा रहा है, टमाटर उगा रहा है, केला उगा रहा है, सेब बैंगन जितने भी उगा रहे हैं सब फॉरेन से आता, और सारा फॉरेन से आता, तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर तो आपको वैसे ही पता है अभी तो इतना डाउन चला गया, और डाउन चला जाता। तो ये सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए भले ही सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर हो, इसकी वजह से हमने ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो ये कुछ नहीं है, ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये है कि भाई ये जितनी भी कंट्रीज है जिन के मैंने आपको नाम लिए, ये आपस में मिल बैठ के अपने आप को एक इस तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते थे कि भाई हमारे यहाँ जो कॉमोडिटी है या जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके आए तो आप बैरियर नहीं लगाओगे, और आपके हमारे आएंगे तब। सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें छोटे कंट्रीज़ का था क्योंकि इन छोटे कंट्रीज़ की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है या इंडस्ट्री वो इतनी जो है वो कोई हाई लेवल पे नहीं है या इतनी एडवांस स्टेज पे नहीं है कि ये दूसरों को compete कर पाते, ऑलरेडी इनकी इकॉनमी डेवलपिंग स्टेज में। बट चाइना जैसे कंट्री या और जो कोई कंट्री हैं ये इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते और पूरे मार्केट में अपने प्रोडक्ट से ये लोग फ्लड पैदा कर देते। तो दिस वॉज द रीज़न, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं टू ब्रॉडन एंड डीपन द एंगेजमेंट अमंग द पार्टीज एंड नॉट द इनहेंस द पार्टीज पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, द लीडर्स ऑफ 16 पार्टिसिपेशन कंट्री एस्टेब्लिश्ड द रीकैप। यही जो बताया आपको 10+6 लोग इन्होंने मिलके ये इस तरह का एक अरेंजमेंट बनाया। फिर उसके बाद रीकैप वाज बिल्ट अपॉन द एग्जिस्टिंग एशियन प्लस FTA विद द स्प्रिट टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक लिंकेज। मतलब मेन क्या था रीकैप बनाने का, आप ये भी लिख सकते हैं, टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक लिंकेजेस एंड टू इनहेंस द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इनहेंस करते हैं किसको, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज को, एज वेल एज टू कंट्रीब्यूट मिनिमाइजिंग डेवलपमेंट गैप अमंग द पार्टीज। फिर उसके बाद में रीकैप नेगोशिएशंस वर लॉन्च्ड बिटवीन द 10 एशियन मेंबर स्टेट्स एंड 6 एशियन FTAs ड्यूरिंग द 21st एशियन समिट रिलेटेड समिट्स इन द नवंबर 2012। 2012 में ये सबमिट हुई थी। कहां पे सबमिट हुई थी, कंबोडिया के अंदर। फिर उसके बाद इंडिया का एग्जिस्ट क्यों है, मैं आपको बताया रिसेंटली इंडिया ऑप्ट आउट फ्रॉम द रीकैप ट्रेड डील। जब इंडिया रीकैप कर रहा था तो उस वक्त हमारा कॉमर्स मिनिस्टर कौन थे, पीयूष गोयल साहब। उनका स्टेटमेंट आप सुनना उस वक्त जो उन्होंने बयान दिया था, दैट इज ऑल्सो जस्ट लाइक एन आंसर ओनली, ठीक है। फिर उसके रीजंस फॉर विड्रॉल क्या है, एक तो हमारा ट्रेड डेफिसिट सबसे बड़ा रीजन है। ट्रेड डेफिसिट, इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है विद रीकैप ग्रुपिंग इज 105 बिलियन, ऑलरेडी 105 बिलियन डॉलर, नॉट मिलियन, बिलियन डॉलर। अब सोचो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो सोचो 1 बिलियन में, फिर उसके बाद 1 बिलियन नहीं है, ये तो 105 बिलियन है, और वो भी डॉलर में, और डॉलर की रेट अभी 80 पार चल रहा है, तो उसको इनटू करो, हजारों लाखों करोड़ रुपए का ऑलरेडी हम घाटे में चल रहे हैं। उसके बाद अगर ये ट्रेड करते तो आप सोचो क्या स्थिति हो जाती, ठीक है। 60% टोटल डेफिसिट हमारा यहीं से। डंपिंग ऑफ द चाइनीज गुड, मैंने आपको बताया चाइना इस सिचुएशन का फायदा उठाता और डंपिंग करता, ठीक है। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म, मतलब
हम लोग जो है इस तरह से कोई ट्रिगर मैकेनिज्म नहीं चाहते थे। प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना चाहते थे। लैक ऑफ कंसिस्टेंस ऑन द रूल्स ऑफ ओरिजिन, कि ये कहाँ से ये है जो प्रोडक्ट है उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है ये पता लगाना पाना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। डिसमेंटलिंग इंपोर्ट ड्यूटीज पुश्ड बाय एशियन मेंबर्स, इट वुड मीन अनहिंडर्ड एक्सेस टू चाइनीज प्रोडक्ट्स इन द इंडियन मार्केट। मतलब इंडियन मार्केट में एक तो चाइना का जो क्वालिटी होता है प्रोडक्ट का वो अच्छा नहीं है, चीप देते हैं ये लोग, इससे इंडियंस की आदत है हमेशा उनको चीप चीज़ें खरीदने की। तो होता ये कि इतने ज़्यादा एक्सेस में ये सामान भर देते, फिर इंडिया का इन्वायरमेंट पर्पज से भी नुकसान होता है, क्योंकि चाइनीज़ जो है वो किस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि इंडियन इन्वायरमेंट ऑलरेडी वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट आवर इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने जो है वो उससे एग्जिट कर लिया। फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा जो है इनडिस्क्रिमिनेट वे में नुकसान होता। फिर इंडियाज अनविलिंग टू कैटर द डिमांड्स फ्रॉम सम रिकैप कंट्रीज टू ओपन द प्रोक्यूरमेंट सेगमेंट। ये लोग चाहते थे कि भाई प्रोक्यूरमेंट सेगमेंट को भी हम ओपन कर दें, गेहूं वीट वाले, वीट को प्रोक्यूर करने का, राइस को करने का, या जो अदर पेडी क्रॉप्स हैं। तो अगर ये इंडिया कर देता तो इंडिया बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाता। तो ये सारे रीजंस हैं, ठीक है, कि इंडिया ने जो है रिकैप से अपने आप को बाहर रखा। फिर उसके बाद इंडियाज व्यूज कैन बी समराइज बाय द 5S इन हिंदी। देखो जब भी एशियन आएगा एग्जाम के अंदर आपको ये वाला पॉइंट लिखना है। हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ इस तरह के पॉइंट होते हैं, ये एग्जामिनर से आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिलाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। इस तरह की जैसे हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो हम कहते हैं ना कि इनका कनेक्शन बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है, कॉमर्स टू कॉमर्स रिलेशन है, पीपल टू पीपल टाइज हैं, ठीक है। या पंचशील के अंदर हम बात करते हैं नॉन म्यूचुअल इंटरफेरेंस, ठीक है, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में। तो ये इस तरह की जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे G20 का क्या है, वन फैमिली वन अर्थ, ठीक है, वन फैमिली वन अर्थ वाला है ना, वासुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया, महाउपनिषद से लिया। तो इस तरह से ये इंडिया का व्यू क्या है इस एशियान के ऊपर, दैट इज सम्मान, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, फिर संवाद, एक दूसरे से बात करेंगे, फिर शांति पीस चाहिए, फिर सहयोग कोऑपरेशन चाहिए, सम्मान रेस्पेक्ट, संवाद कम्युनिकेशन, शांति पीस, सहयोग कोऑपरेशन। तो देखा ये इंडिया का मेन एजेंडा है, किसके लिए, एशियन के लिए, सम्मान, संवाद, शांति, सहयोग। ये आप एग्जाम में लिख के आइए। 100% मैं कह रहा हूं 10 मार्कर क्वेश्चन में आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा इसमें मिलेगा, 15 मार्कर में भी 2 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें 100% मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में चैलेंजेस की बात करते हैं कि इंडिया के सामने सबसे इंपॉर्टेंट अभी चैलेंज क्या है इस रिकैप को लेके, या इस पर्टिकुलर पूरा ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करें एशियन को लेके, इंडिया अपने आप को इसमें कहां देखता है, ठीक है। Currently, the grouping is facing a great challenge amid the strategic competition for influence in the Pacific between United States, China. Recently, countries in Southeast Asia have been forced to choose the sides. अभी ये जो इंडो पैसिफिक रीजन में वॉर चल रहा है, बहुत सारे कंट्रीज को फोर्स किया जा रहा है चाइना की तरफ से कि भाई आप हमारे ब्लॉकेड में शामिल होइए। जैसे नॉर्थ कोरिया जो है हमेशा चाइना की साइड रहता है, साउथ कोरिया यूएस के साइड में, जापान यूएस की साइड में। तो ये जो बेचारे छोटे छोटे 10 एशियन कंट्रीज हैं, ये अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हैं या इन पे क्या बीत रही है, इनके लिए बड़ा अभी डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि चाइना एकदम सर के ऊपर बैठा है, यूएस दूर तो है लेकिन शक्तिशाली है, यूएस को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और यूएस हमेशा डेमोक्रेसी की बात करता है। When it comes to China, China is a one party government, one party like minded things, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो बड़ा डिफिकल्ट है इन लोगों के लिए अभी चुनना। और इंडो पैसिफिक सबसे हॉट जो मैं कहता हूँ उसको अभी टॉपिक बना हुआ है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, क्योंकि दुनिया की जितनी भी ग्लोबल जीडीपी है उसका 40 to 50% जितना ट्रेड है वो इधर से ही होके गुजरता है। तो इंडिया पैसिफिक, और खास करके इंडिया का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इंडो पैसिफिक ओशन में इंडिया की, जब तक इंडिया जिसकी साइड नहीं होगा तब तक वो कंट्री जो है वो फुल्ली स्टेबल या सिक्योर फील नहीं करेगा। तो इंडिया अपने आप को इसमें मैं समझता हूँ एक एमर्जिंग प्लेयर के रूप में अपने आप को इस सिचुएशन में देखता है। फिर उसके बाद चाइनीज इंक्रीज देयर स्ट्रेटेजिक राइवलरी एंड स्टार्ट ए न्यू कोल्ड वॉर। चाइना जो है स्ट्रेटेजिक, ताइवान में देखो अभी चाइना क्या कर रहा है, या साउथ चाइना सी में देखो आप जो है चाइना क्या कर रहा है, एक नया कोल्ड वॉर टाइप का सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है यहाँ इसमें इंडो पैसिफिक रीजन में या इस एशियन रीजन के अंदर।
फिर उसके बाद हम देखते हैं दैट कुड डिस्टेबलाइज द होल रीजन इफ इट फेल्स टू नेविगेट द जियोपॉलिटिकल चेंज इफेक्टिवली। अगर इसको समय रहते अगर इसको सॉल्व आउट नहीं किया तो ये एंटायर इस जियोपॉलिटिकल रीजन में ये अनस्टेबिलिटी का सबसे ज्यादा कारण बनेगा। और सबसे बड़ा कारण इसमें ये जो चाइना का एग्रेसिव पॉलिसी है ये सबसे बड़ा इसमें कारण रहेगा। फिर उसके बाद एशियन कंट्रीज टेंड टू हैव ए डाइवर्जेंट इंटरेस्ट। ये जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं इनका एक डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है, प्रायोरिटीज हैं, ठीक है, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, साइंस एंड टेक इश्यूज, इन्वायरमेंट इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज के साथ जुड़े हुए हैं ना, बहुत सारा डाइवर्जेंट वे में हमारे जो है इनके साथ फैक्टर्स है। फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस, कभी भी देखो इन कंट्रीज के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाता है और जब यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाता है तो इंडिया में भी टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि फिर हमारे को बॉर्डर्स को टाइट करना पड़ता है। हमारे यहाँ जो है रिफ्यूजीज आना स्टार्ट हो जाते हैं और रिफ्यूजीज जब आना स्टार्ट हो जाते हैं तो इंटरनल डिस्टर्बेंस बढ़ता है, टेररिज्म का खतरा बढ़ता है, इकोनॉमी पे जो है बर्डन बढ़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन में मोटा मोटी जो गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन लगभग सब सेम ही रहता है, बस कीवर्ड्स डिफरेंट रहते हैं और उसी कीवर्ड के आसपास आपको पूरा अपना आंसर घुमाना होता है 150 वर्ड्स में टू 250 वर्ड्स में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ आईआर के अंदर तो खास करके आईआर हुआ, सोशल इश्यूज हुआ, एथिक्स का पेपर हुआ यूपीएससी में, ठीक है, बीपीएससी में एनवायरनमेंट हुआ, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं अगर आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पता हैं तो आप उस कीवर्ड्स के आसपास अपना सारा आंसर घुमा सकते हैं, ठीक है। फिर एशियन इज नॉट फ्री फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस। एशियन भी फ्री नहीं है इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस से। यहाँ पे भी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी चेंजेस होते रहते हैं, चैलेंजेस होते रहते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इलीगल माइग्रेशन होता है, एथनिक क्राइसिस बढ़ते हैं, मेकोंग रिवर इश्यूज हैं, पानी का इशू है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। खास करके एशियन के साथ सबसे बड़ा इशू जो है इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, फिर उसके बाद में इलीगल माइग्रेशन, फिर उसके बाद में एथनिक क्राइसिस और इशू सराउंडिंग द लाइफ ऑफ मेकोंग रिवर। मतलब मेकोंग रिवर के आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सबसे बड़ा टेंशन का कारण बना हुआ है, ये जो सब चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं आउटसाइड ऑफ द रीजन देयर आर सम सीरियस चैलेंजेस कंसर्निंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट। साउथ चाइना सीज का इश्यूज मैंने आपको बता ही दिया। एशियन रोल रेलेवेंस इन द रीजन बियॉन्ड, तो एशियन का जो रेलेवेंस है इस रीजन में वो सबसे बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर उसके बाद एशियन इज कंस्ट्रेंड बाय अदर की चैलेंजेस। अदर कौन से की चैलेंजेस है भैया? करप्शन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में या कोई प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर। फिर उसके बाद डेमोग्राफिक चेंजेस, कैसे तेजी से डेमोग्राफिक जो चेंजेस हो रहे हैं, पॉपुलेशन चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अनइवन सोशल डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज इन द इकोनॉमिक, कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जैसे होता है ना पूरी दुनिया में कि कुछ कंट्रीज तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ कंट्री डेवलपिंग है और कुछ अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है, और कुछ बहुत ही मार्जिनली पुअर हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पर्टिकुलर नेशन के अंदर भी होता है, कुछ सिटीज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, कुछ डेवलपिंग होती हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पुअर होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसी तरीके से तो ये सबसे इश्यूज है करप्शन, डेमोग्राफिक चेंजेस, अनइवन सोशल डेवलपमेंट, डिस्पैरिटीज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन जो होता है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पुअर कंट्रीज को या बेचारी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं या जिसे कहते हैं स्टार्ट हो रही होती हैं डेवलपिंग के लिए, उन कंट्रीज को सबसे ज़्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस वक्त अगर नुकसान इस एरिया में उठाना पड़ेगा तो ये जो 10 एशियन गरीब कंट्रीज हैं इनको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इम्बैलेंस बिटवीन मैनी एशियन नेशंस एंड इंडिया बिकॉज मैनी ऑफ देम आर इंडस्ट्रियलाइज्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग बेसिस प्राइम्ड फॉर एक्सपोर्ट्स व्हाइल इंडिया एक्सपोर्ट सेक्टर रिमेन्स वीक। इंडिया इन कुछ कंट्रीज का मतलब गरीब, तो मैंने वर्ड यूज गलत कर दिया क्योंकि कुछ कंट्रीज इन 10 एशियन कंट्रीज में ऐसी हैं उनका भारत से ज़्यादा मजबूत है एक्सपोर्ट सिस्टम। सोचो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना पॉपुलेटेड कंट्री है, फिर भी इंडिया इन कंट्रीज के साथ जो है ट्रेड डेफिसिट में है। मतलब ये लोग इंडिया को सामान ज़्यादा दे रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया से ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी सीखने वाली बात है कि हमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे कितना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड,
अच्छा, इंडियाज कैपेसिटी टू प्रोवाइड डेवलपमेंट असिस्टेंट, मार्केट एक्सेस, सिक्योरिटी गारंटीज दैट रिमेन्स अनलिमिटेड। मतलब इंडिया का रोल मैंने बताया आपको इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो कैपेसिटी है डेवलपमेंट असिस्टेंस करने की, मार्केट एक्सेस को वो सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड करता है अनलिमिटेड। ठीक है, फिर वे फॉरवर्ड क्या है, एशियन मस्ट पुट इट in the extra effort to sustain enhance the existing success or achievement. The bloc has been regarded a catalyst piece, मतलब ये जो ब्लॉक है ये एज ए कैटलिस्ट फॉर द पीस के रूप में काम करेगा। therefore it is vital for the ASEAN to increase strength and step up promote rule of law in the region। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक तो ठंडे बस्ते में नहीं डालना है, आपको रूल ऑफ लॉ को मजबूत करना है, हर साल सबमिट्स करने हैं, डायलॉग्स करने हैं, रेगुलर मीटअप करना है। अगर रेगुलर मीटअप करोगे, रेगुलर मिलते रहोगे, डायलॉग करते रहोगे, एक दूसरे को टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन देते रहोगे, एक दूसरे को इकोनॉमिक सपोर्ट देते रहोगे, तो रीजन के लिए भी अच्छा है, पीस के लिए भी अच्छा है। अदरवाइज सब चीजें जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। ठीक है, नाउ फॉर द लास्ट, एशियन मस्ट ऑल्सो प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। इनको ट्रांसपेरेंसी को भी जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा टू रिड्यूस द करप्शन, क्योंकि जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी ट्रेड के अंदर, टैक्सेस के अंदर, तब तक करप्शन बढ़ेगा। कॉमोडिटी के अंदर कि भाई किस क्वालिटी का आप दे रहे हो, किस क्वालिटी का आप अलाउ कर रहे हो एक्सपोर्ट्स का, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंट्री जब अलाउ करती है अपने खराब प्रोडक्ट को बाहर बेचने के लिए, तो उससे पूरी कंट्री की इमेज खराब होती है। तो ये सारी चीज़ों को हमको देखना होता है। एट द सेम टाइम द एसोसिएशन नीड्स टू एनहांस द क्लोजर कोऑर्डिनेशन। ये मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों दिया, अभी अफगानिस्तान में भारत ने गेहूं भिजवाए थे और पाकिस्तान ने भी गेहूं भिजवाए थे, तो पाकिस्तान के जो गेहूं थे वो अफगानिस्तान लौटा दिए कि बोला इस तरह के जो गेहूं है वो हमारे सूअर भी नहीं खाते। हिंदुस्तान ने जो गेहूं दिए उसकी क्वालिटी एज कम्पेयर टू जो पाकिस्तान ने दिए बेहतरीन है, मतलब हिंदुस्तान की क्वालिटी जो गेहूं की क्वालिटी है उसकी। ठीक है, फिर मोर कलेक्टिव एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस द डेवलपमेंट, मतलब कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इनके यहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट करें, आपस में चर्चा करें कि किस तरह से हम जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको जो है इंप्रूव कर सकते हैं। फिर एजुकेशन को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे बड़ी बड़ी नई नई कंपनीज में एफडीआई लेके आए, टेक्नोलॉजी, हम आर&डी जो हमारी लेबोरेटरीज हैं, जैसे अटल मिशन इनोवेशन अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो कैसे आपस में ये सारे कंट्रीज मिलके एक दूसरे की हर सेगमेंट में, ना कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, चाहे स्पेस हो, चाहे साइंस एंड टेक हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे वाटरवेज हो, मतलब हर सेगमेंट में हेल्प करनी है एक दूसरे की। ठीक है, तभी चीजें जो हैं जाके प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। मोर इंपॉर्टेंटली एशियन मस्ट हार्ड वर्क टू एनहेंस द डेवलपमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की मोदी जी हमेशा बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस देनी है, डोर स्टेप डिलीवरी की आजकल हम बात करते हैं, गुड गवर्नेंस वही है। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, सब लोगों को मिलके, ये नहीं कि कोई 5-10 लोग अमीर हैं सिर्फ उन्हीं को फायदा हो रहा है, आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति को भी जब ग्रोथ होती है किसी कंट्री में तो उसका लाभ मिलना चाहिए, उसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, लगातार होने वाला डेवलपमेंट, ठीक है, जो सबको साथ लेके चले। फिर डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी अगर नहीं रहती तो फिर उसके बाद में ये बाकी जितने भी तमाम मुद्दे हैं इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इट नीड्स टू वर्क टुगेदर टू हेल्प लेस डेवलप मेंबर्स टू कैच अप विद अदर्स इन द रीजन, मतलब जो छोटे गरीब कंट्रीज हैं उनको साथ लेके चलना है ताकि ग्रोथ की जो स्पीड है या जो ग्रोथ के सफर में ये भी आपके साथ रहें। क्लोजर अटेंशन एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी प्लेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी को भी बढ़ाना है कि आने वाले टाइम में दुनिया की कैसे डिजिटल इकोनॉमी बढ़े, इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी कैसे बढ़े, इनकी डिजिटल इकोनॉमी में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दुनिया में बेहतरीन है, इंडिया की सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। तो हम उसका यूटिलाइजेशन करके कैसे हम हमारी जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करें और इनको भी हेल्प करें ग्रो करने के लिए। फिर एशिया नीड्स टू वर्क कोलैबोरेटिवली रेदर देन इंडिविजुअली, मतलब आपस में सबको जोड़ के रखना है रेदर देन इंडिविजुअली। जैसे कोविड के टाइम ने, पेंडेमिक में हमने इन दुनिया में इन देशों को मदद किया कोविड वैक्सीन देके, जब पूरी दुनिया आपस में महामारी के टाइम पे लड़ रही थी, एक दूसरे को मना कर रहे थे, हमने कोविड वैक्सीन का मैत्री प्रोग्राम चलाया, 100 से ज़्यादा कंट्रीज को हमने वैक्सीन दी थी। तो इससे भरोसा बढ़ता है दुनिया का कि हम इंडिविजुअलिस्टिक नहीं, हम कोलैबोरेटिव टाइप के आदमी हैं, एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जब जरूरत का टाइम आता है तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दिस वाज द होल थिंग। फिर लास्ट है, एशिया मस्ट सपोर्ट एम्ब्रेस द रीजनलिज्म एंड मल्टीलैटरलिज्म बाय कंस्ट्रक्टिव एंड जेन्युइनली वर्किंग टुगेदर टू अचीव। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट,
multilateralism, constructively, genuinely working together to achieve the common goals and realize the Asian community vision। मतलब आपस में एक दूसरे को embrace करना है, रीजनलिज्म की भी, ठीक है, मल्टीलेटरलिज्म, हर प्लेटफॉर्म पे साथ रहना है, बहुत सारे वेरियस एजेंडास पे साथ रहना है, फिर कंस्ट्रक्टिवली, मतलब हम जेन्युइनली चाहते हैं कि ये सब चीजें हों, इस तरह का जो है डेवलपमेंट हो। तो ठीक है, आज का इसमें आपने देखा एशियान में हमने कैसे स्टार्ट किया, कौन कौन से मेंबर हैं, कब ऑर्गेनाइजेशन बनी, क्या इसका गोल है, क्या इसका अचीवमेंट्स है अभी तक, क्या इनके प्रिंसिपल्स हैं, फिर संवाद से सम्मान तक वो वाला सारे 5 प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया, कैसे कोऑपरेट करना है इनको। फिर उसके बाद रिकैप की स्टोरी मैंने आपको बताई, क्यों इंडिया पहले रिकैप में जुड़ा, फिर उसके बाद क्यों इंडिया ने रिकैप से बैक स्टेप कर लिया, फिर उसके बाद मैंने आपको सारा इसका बताया कि कंक्लूजन क्या है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद वे फॉरवर्ड का। ठीक है, आप जब लगातार जितने भी ये वीडियोस बन रहे हैं इनको आप देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।